हरियाणा विशेष में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। हिसार एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को लेकर दिल्ली में अहम बैठक हुई है। डिप्टी सीएम ने बताया कि गैस बॉटलिंग प्लांट को शिफ्ट करने हिसार एयरपोर्ट से दिल्ली एयरपोर्ट तक हाई स्पीड रेल क्वालिटी और कार्गो हब बनाने के लेकर चर्चा हुई है। उन्होंने बताया कि अक्टूबर 2022 तक हिसार एयरपोर्ट पर रेगुलर फ्लाइट शुरू हो जाएगी। रनवे कंप्लीट हो गया, हमारा टर्मिनल कंप्लीटेड है, टैक्सीवे कंप्लीटेड है। मैं ये मानता हूँ कि रनवे अगर एयरपोर्ट अथॉरिटी इंस्पेक्ट करके हमें सितंबर तक हैंडओवर कर देगी नेविगेशनल इक्विपमेंट्स के साथ, तो अक्टूबर के अंदर हम हमारी तीनों रीजनल फ्लाइट्स को दोबारा चालू कर पाएंगे और उस दौरान उड़ान के अंदर हम नए रूट्स को भी अप्रूव करवा सकते। हाई स्पीड ट्रेन कनेक्टिविटी हम चाह रहे हैं कि एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट बने। उसके लिए हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन और रेलवेज के अधिकारियों के साथ भी बैठक हुई। 2 फिजिबिलिटी हमने चेक करवाई है। एक एग्जिस्टिंग जो हमारा ऑर्बिटल कॉरिडोर बन रहा है उसके साथ जोड़कर रोहतक महम लाइन को हम जोड़े, स्ट्रेंथन करें, और दूसरा एक ग्रीनफील्ड काइंड ऑफ प्रोजेक्ट जो हमारी फारूक नगर तक लाइन है उसको और आगे झज्जर तक बढ़ाकर झज्जर रेवाड़ी और रोहतक जो रेलवे लाइन है उसमें मर्ज कर उसको एक और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और एयरपोर्ट कॉरिडोर हम बनाएं। तो रेलवेज ने 15 दिन का समय मांगा है कि उसके ऊपर भी डीपीआर बनाकर वो देने का काम करें। आज कार्गो हैंडलर्स, फ्रेट कैरियर्स और उनके साथ में जो एजेंट्स, इन 3 अलग ग्रुप्स के साथ बैठकें हमने करी और प्राइमरी तौर पर यही सजेशन भी आया इंडस्ट्री का और स्टेट के बेनिफिट के लिए भी है कि अब हिसार एविएशन हब में कम से कम 100 से 200 एकड़ ज़मीन में डेडिकेटेड कार्गो हब हम बनाने का काम करें और उसके लिए इंडस्ट्री से जो इनके प्रोसेसेस होते हैं उसके ऊपर भी हमने व्यू पॉइंट मांगे हैं। और साथ में जो सबसे नई चीज़ हम प्लान कर रहे हैं कि हरियाणा के अलग अलग कोणों में फ्रेट क्लियरेंसेस कस्टम्स की हो जाए, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए कि दिल्ली का कार्गो भी हरियाणा में क्लियर होकर वहीं से ही शिप होने की तैयारी में। इसके लिए हम जल्द गुड़गांव में, सोनीपत में और झज्जर में दिल्ली के चारों तरफ डेडिकेटेड सेंटर्स बनाएंगे, जिन सेंटर्स पे कार्गो क्लियरेंसेस शुरू, जिससे स्टेट का भी रेवेन्यू बढ़ेगा और कार्गो शिपिंग कंपनीज को भी उसका लाभ मिलेगा कि एक्सपेडिशियसली हम कार्गो एक्सपोर्ट कर पाएंगे। आज एक कंपनी ने अपना प्रपोजल दिया है जो खुद अपने कॉस्ट पे 25 एकड़ ज़मीन पे एमआरओ बनाने का काम करना चाहती है, जिसमें जो वर्ल्ड के लार्जेस्ट वाइड बॉडीज एयरक्राफ्ट हैं उनकी भी मेंटेनेंस जो आज तक इंडिया में नहीं होती, वो चाहते हैं कि हिसार की धरती पर लेकर आए। और मैं तो ये मानता हूँ कि हरियाणा के लिए एक ऐतिहासिक कदम होगा कि वाइड बॉडीज एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस भी, जिसके लिए आज उनको सिंगापुर जाना पड़ता है, दुबई जाना पड़ता है, हरियाणा की धरती पर एविएशन कंपनीज करवा पाए। 3 बैठकें थी। एक IOCL का जो गैस प्लांट हिसार रनवे के साथ है उसकी रीलोकेशन की, और गवर्नमेंट ने IOCL को प्रपोजल दिया है कि वो ऑल्टरनेटिव साइट पे हरियाणा में अपने इस प्लांट को मूव कर ले। और यहाँ पर भी आने वाले समय में जब एविएशन फ्यूल रहेगा तो उन्हीं का प्रोजेक्ट इसको हम अडॉप्ट। हरियाणा के विकास और पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने टोहाना विधानसभा क्षेत्र के गांव लोहाखेड़ा, खनौरा, भोड़ी और बोस्ती और डुल्ट गांवों का दौरा किया है। उन्होंने गांव खनौरा, लोहाखेड़ा, भोड़ी में नहरी आधारित स्वतंत्र जलघर और गांव डुल्ट और बोस्ती में नहरी आधारित जलघर के
संवर्धन और मुरम्मत के कार्यों का शिलान्यास किया है। इन परियोजनाओं के निर्माण पर 957.1 लाख रुपए की धनराशि खर्च की जाएगी। इस मौके पर विकास और पंचायत मंत्री ने लोगों की समस्याओं को भी सुना है। दौरे के दौरान ग्रामीणों ने कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली का जोरदार स्वागत किया। उन्होंने कहा कि नागरिकों को पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा। आज जल जीवन मिशन के तहत हमने हमारे गांव हल्के के 5 गांव में संतर जलघर का शिलान्यास किया है। इसमें हमारा दवाखेड़ा, खनौरा, बोटी, बोस्ती और डुल्ट गांव शामिल हैं। इन गांव में पिछले काफ़ी लंबे समय से जो पीने के पानी की समस्या थी और जो भारत सरकार की स्कीम है हर घर जल हर घर नल और शुद्ध जल, उसके तहत इन गाँव में जो ग्रामवासियों की शिकायत थी, इनके निर्माण होने के बाद वो हर घर तक शुद्ध जल सरकार देने में कामयाब रहेगी और सभी ग्रामवासियों को स्वच्छ पानी पीने को मिलेगा। हमने पूरे हल्के से अपील की है कि हम आने वाले हफ्ते के अंदर मौसम ठीक हो गया, थोड़े गर्म दिन आ जाएंगे, एक दिन सभी साथियों को बुलाकर उनसे वार्ता करके एक पूरे हल्के का एक ही दिन सफाई अभियान शुरू करेंगे। मैं ये मानता हूँ कि मेरे हल्के करीबन उस दिन 1.5 लाख। फरीदाबाद में भाटिया कॉलोनी के सी ब्लॉक में करीब 54 लाख के विकास कार्यों का शुभारंभ किया गया है। इस अवसर पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और स्थानीय लोगों के हाथ नारियल फुलवाकर आरएमसी सड़कों के कार्य का शुभारंभ किया। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि भाटिया कॉलोनी सी ब्लॉक में पहले ना तो पीने के लिए पानी लाइन थी और ना ही सीवर की लाइन थी। उन्होंने बताया कि यहां पानी और सीवर की लाइन का कार्य पूरा हो चुका है और अब इस ब्लॉक की सड़कों को आरएमसी से बनवाया जा रहा है। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने स्थानीय लोगों से कहा कि वे खुद 2014 से पहले और 2014 के बाद के कार्यों का आंकलन करके देख ले, खुद ही पता चल जाएगा कि भाजपा सरकार से पहले बल्लभगढ़ की तस्वीरें कैसे थी। उन्होंने कहा कि पहले बल्लभगढ़ में काली सड़कें और काली कमाई का काम चलता था। आज पूरे शहर में ऐतिहासिक विकास कार्य हुए हैं। भाटिया कॉलोनी की बहुत लंबे समय से निर्माण थी कि ना सीवर था, ना पानी था, ना सड़क थी और भाटिया कॉलोनी सीवर पानी लाइन डल चुकी है। आज हमने 54 लाख की लागत की सड़क का आज उद्घाटन किया है। ये सबसे ज़्यादा भाटिया कॉलोनी के लोगों को लाभ मिलेगा और लंबे समय से जो डिमांडी उसकी सड़क की वो आज हमने शुरुआत की है उसकी, और आने वाले समय में शहर के सभी लोगों को इन सड़कों का लाभ। संयुक्त किसान मोर्चा एक बार फिर आंदोलन की राह पर नजर आ रहा है। रोहतक में संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई जिसमें केंद्र सरकार से हुए समझौतों पर मंथन किया गया है। बैठक के बाद किसानों ने केंद्र सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र में एमएसपी पर कमेटी बनाने को लेकर अभी तक एसकेएम से बात नहीं की है, जबकि आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज केस अभी तक वापस नहीं लिए गए हैं। सरकार ने जो एसकेएम से समझौता किया, 15 जनवरी को एसकेएम की मीटिंग हुई और उस मीटिंग में ये फैसला किया गया कि 31 जनवरी को हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे रोष प्रदर्शन किए जाएंगे। सरकार ने हमारे साथ वादा किया था सभी जो केस बने हैं हरियाणा में वापस लेंगे। साथ में वादा किया था भाई फसल खरीद गारंटी कानून बनाएंगे, उसकी कमेटी बनेगी, वो कमेटी में 5 किसान होंगे और दूसरे सरकार के आदमी होंगे। अभी तक वो कमेटी नहीं बनाई गई। केस वापसी पे सरकार ने कोई काम शुरू नहीं किया। जो राजनीति में चले गए वो संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा में कोई भी नहीं आएगा अगर नाम जुलूनी किया। जो पंजाब के भी जो संगठन राजनीति में चले गए वो किसान मोर्चा में नहीं आएंगे। किसान मोर्चा और राजनीति दो अलग अलग।
भारतीय किसान यूनियन अध्यक्ष गुणी प्रकाश ने कहा कि पंजाब चुनाव में उनका गुट किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल और गुरनाम सिंह चुन्नी का पूरी तरीके से विरोध करेगा। साथ ही गुणी प्रकाश जल्द हरियाणा से पंजाब के लिए कूच करेंगे। पंजाब विधानसभा चुनाव में जहां जहां किसान नेता चुनाव लड़ेंगे उन सभी सीटों पर जाकर पंजाब के राजेवाल और चुन्नी ग्रुप से के सभी नेताओं का विरोध करेंगे और साथ ही साथ पंजाब की जनता को बताएंगे कि ये है लठतंत्र वाले लोग हैं। उन्होंने कहा कि कल तक जो नेता कहते थे कि किसी भी प्रकार से नेताओं को गांव में नहीं घुसने देंगे, आज वही नेता चुनाव के लिए वोट मांग रहे हैं। यही लोग देश के प्रधानमंत्री का पंजाब में रास्ता भी रोकते हैं। बार में विधानसभा के पंजाब के चुनाव में जाएंगे 17 सीटों पे और जो 117 सीट है सारी की सारी सीटों पे लगभग हम जो किसानों की लाशों पे राजनीति करने वाले हैं, अपने आप को राजनीति कहने वाले हैं, गुरनाम सिंह चुन्नी और राजेवाल, उन सीटों पर उनका डट के विरोध करेंगे क्योंकि वो किसानों को गुमराह करके किसानों की 750 किसानों की हत्या के दोषी हैं। इसलिए हम किसानों को कहेंगे कि इनका मसला शुरू से ही राजनीतिक था और उसका हम जोरदार विरोध करने के लिए पूरी हमारी पंजाब की टीम भी है, हमारे साथी भी हैं, हरियाणा से भी जाएंगे और वहां इन लोगों का जोरदार विरोध करेंगे। रतिया के गुरुद्वारा अजीतसर साहिब में एक किसानों की महापंचायत हुई। भारतीय किसान यूनियन खेती बचाओ के बैनर तले हुए इस महापंचायत में जब प्रदेश में खाद की कमी का मुद्दा उठाया, वहीं प्रदेश में बंद पड़े स्कूलों को लेकर भी चर्चा हुई। इसी दौरान 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों को लेकर भी रणनीति तैयार की गई है। भारतीय किसान यूनियन खेती बचाव के अध्यक्ष जरनैल सिंह मालवाला ने बैठक के दौरान यहां पर देश में खाद की कमी को लेकर बड़े आंदोलन का ऐलान किया है। वहीं प्रदेश में बंद पड़े स्कूलों को खुलवाने को लेकर सड़कों पर उतरने की बात कही है। इसी दौरान 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों को लेकर भी कई अहम बातें भी कही हैं। लगातार जब से गेहूं की बिजाई शुरू हुई है, पहले डीएपी खाद की कमी रही, अब यूरिया खाद की कमी चल रही है। वक्त निकल चुका है यूरिया खाद डालने का गेहूं में, लेकिन अभी भी यूरिया खाद किसानों को नहीं मिल रही है। लगातार किसान परेशानी में है, लगातार लाइनों में लगा हुआ है किसान। इसलिए उस विषय पर हम आज अपनी मीटिंग कर रहे हैं कि इस आधार पर हम सरकार के पास अपना मांग रखें कि इसको सही दुरुस्त किया जाए, नहीं तो फिर हम अपना किसी भी तरह से जो प्रदर्शन है वो संघर्ष है वो करें। बेमौसम बरसात से खराब हुई फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर कांग्रेसी नेताओं कार्यकर्ताओं ने लघु सचिवालय के सामने नूहू पलवल मार्ग पर धरना प्रदर्शन किया है। कांग्रेस नेताओं ने कार्यकर्ताओं ने किसानों की दुर्दशा और खराब फसलों का मुआवजा और स्पेशल गिरदावरी के आदेश नहीं करने पर प्रदेश और केंद्र की सरकार को जमकर कोसा। प्रदर्शन की अगुवाई सीएलपी उपनेता विधायक आफ्ताब अहमद ने की है। इस दौरान विधायक आफ्ताब अहमद ने कहा कि अगर सरकार ने अगले 2-3 दिनों में नूहू जिले के किसानों की खराब हुई फसलें की स्पेशल गिरदावरी और मुआवजे के आदेश नहीं किए तो 1 दिवसीय इस धरने को अनिश्चितकालीन धरने के रूप में तब्दील कर दिया जाएगा। आप देख सकते हो कि ये हमारी मुख्य फसल थी। इसमें नवंबर में, दिसंबर में और जनवरी में जो बेमौसमी बारिश हुई है, बहुत से लो लाइंग एरिया पे जहाँ पानी भरा था वहाँ आज भी पानी इतना भरा हुआ है कि उसके निकासी का कोई इंतजाम नहीं किया। इस बाबत हमने डिप्टी कमिश्नर से मिलके हमने यहाँ अभी पिछले हफ्ते जो है ज्ञापन भी दिया था। हमने विधानसभा में, जब विधानसभा सत्र था दिसंबर में, जब भी हमने और हमारे साथी विधायकों ने हमने इस बात को रखा। इस साल देश में गेहूं उत्पादन में नया कीर्तिमान स्थापित होने की उम्मीद जताई जा रही है। जनवरी में ठंड की अनुकूलता बनने से फसल की बढ़वार अच्छी है। भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान करनाल ने इस बार करीब 112 मिलियन टन गेहूं उत्पादन की उम्मीद जताई है। संस्थान के वैज्ञानिकों की टीम ने इस महीने हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू के मैदानी क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में गेहूं की फसल के स्वास्थ्य को लेकर
प्रथम सर्वे के बाद ये संभावना जताई है। वहीं दूसरे सर्वेक्षण की तैयारी चल रही है। अगले सप्ताह वैज्ञानिकों का दल दूसरे सर्वेक्षण के लिए रवाना होगा। आपको बता दें कि इस वर्ष 112 मिलियन टन गेहूं उत्पादन की उम्मीद जताई गई है, जबकि पिछले वर्ष देश में गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन 109.52 मिलियन टन हुआ था। लिए तो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिट है और जी हमारी तो बल्कि पानी की भी बचत हो गई है सर। और लोग कहते हैं कि भाई हमारी उपज बहुत कम होती है बारिश की वजह से। नहीं सर, ये बात बिल्कुल सच है। आपकी बार तो भगवान ने किसानों के लिए बहुत ही अच्छा कर दिया है। एक तो हमारी पानी की बचत हो गई है सर, और ऊपर से जो हमने खाद डालना था हमारी उसकी भी बचत हो गई है, क्योंकि ऊपर से भी खाद के रूप में गिरी है ये बूंदे। इससे आना हमारी उपज है ना पिछले साल से भी बहुत अच्छी होएगी सर। बारिश होने से गेहूं की पैदावार बहुत बढ़िया हो रही है और इस पे बारिश का बहुत अच्छा असर है, जिसके कारण से गेहूं में ठंड का बहुत असर अच्छा रहा। प्रदेश में वेतन बढ़ोतरी समेत कई मांगों को लेकर आंगनबाड़ी वर्कर्स का धरना प्रदर्शन जारी है। सोनीपत में आंगनबाड़ी वर्कर्स ने काला दिवस मनाया। मिनी सचिवालय के सामने आंगनबाड़ी वर्कर्स ने विरोध प्रदर्शन किया है। आंगनबाड़ी वर्कर्स को कई यूनियन का भी समर्थन मिल रहा है। वहीं आंगनबाड़ी वर्कर्स ने 5 फरवरी तक हड़ताल का ऐलान भी कर दिया है। आंगनबाड़ी वर्कर लगातार प्रोटेस्ट कर रही हैं अपनी मांगों को लेकर। आज जो है काला दिवस मना रही हैं और काले दिवस के तहत काले वस्त्र धारण करके हाथों में काले फ्लैग लेकर लगातार प्रोटेस्ट जो है आज शहर भर में किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ आंगनबाड़ी वर्कर हैं, उनसे बातचीत कर लेते। किस प्रकार से आज किन मांगों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हो? आज हमारा क्या धरने का चला हुआ है। हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो कटर सरकार हमारे 1500 रुपये वर्कर के और 750 हेल्पर के लिए बैठा हुआ हमें हमारे लेकर जाएंगे। इधर से हम उठेंगे और न हम ट्रैकिंग पोस्टिंग करेंगे, न ऑनलाइन काम करेंगे और न NGO में जाएंगे और हम सरकारी कर्मचारी होकर इधर से उठेंगे। कितना वेतन की मांग कर रहे हो? क्या कुछ वेतन है? जी वेतन हमारा न्यूनतम वेतन है जो 24,000 होना चाहिए। जो 12,000 है उसमें हमारा किसी का भी परिवार नहीं चल पा रहा है। और ऐसे जो हालात रहे तो हमारे देश का होगा क्या? क्योंकि जो नीचे लेवल पे वर्कर हेल्पर जो कार्य कर रही हैं उससे गवर्नमेंट क्यों नहीं संतुष्ट हो पा रही? ये हमारे साथ नहीं चलेगा। आज 51वां दिन है और इसके आगे हमने अनिश्चित काल के लिए इस धरने को रख रहे हैं। आज किस प्रकार से दिवस मना रहे हो? किस प्रकार प्रोटेस्ट किया? आज काला दिवस मना रखा है। 51 दिन हो गए, सरकार सुनाई नहीं कर रही है। जब हमारा सारा महकमा पक्का है, CDPO कर्मचारी जितने भी पक्के हैं, ये हेल्पर वर्कर का कच्ची क्यों है? क्योंकि काम करके तो हम देते हैं अफसरों को, तभी तो आगे जाके रिपोर्ट जाती है। इसलिए हेल्पर वर्कर को भी पक्का किया जाए। आनंद जी, आगे का क्या ऐलान है? 5 फरवरी के लिए कोई ऐलान किया है? कब तक क्या कुछ किया है? आज तमाम हरियाणा की जो कार्यक्रम अधिकारी हैं उनको हम नोटिस देंगे। काला दिवस मना के सभी लड़कियां काले कपड़े पहन के काले झंडे लेके यहाँ DC कार्यालय पर आई है और सोनीपत में भी इकट्ठा हुई हैं। और अलग अलग दिनों में हमने अलग अलग कार्यक्रम तय किए हैं, जिसमें कल का जो कार्यक्रम है आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्परों के कार्यकर्ता सहायिकाओं के जो परिवार के सदस्य हैं वो ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भर के DC कार्यालयों पे आएंगे। और इसी तरह से एक दिन का अगले दिन फिर PO कार्यालयों की घेराबंदी है, फिर DC कार्यालयों की घेराबंदी है। इस तरह से हमने कार्यक्रम तय किए हैं अलग अलग डेटों में। और 2 फरवरी को हम पूरे हरियाणा के अंदर मानव श्रृंखला बना के शहरों में कई किलोमीटर की मानव श्रृंखला बनाएंगे। जिस प्रकार से अलग अलग दिन के लिए यहाँ पर जो है आंगनबाड़ी वर्कर और तमाम जो अलग संगठन है उनकी तरफ से रणनीति जरूर बनाई गई है और आंदोलन को जो है 5 फरवरी तक का ऐलान कर दिया गया है। हालांकि आज जो है काला दिवस मनाया जा रहा है। सोनीपत से इंडिया न्यूज हरियाणा विशेष में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज और मैं हूँ फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।